तुषार और गुंजन की शादी के बाद गुंजन अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और तुषार की मां गायत्री धूमधाम से बहू की गृह प्रवेश की तैयारियों में लगी हुई थी। गुंजन बेटा, अपने दाहिने पैर से ये चावलों का कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। भगवान करे जैसे ये चावल मेरे आंगन में बिखरे, इसी तरह तुम्हारे कदम पड़ते ही इस घर की खुशी, सुख और समृद्धि में 4 चांद लग जाए। सास के मुंह से इतनी प्यारी और मधुर बातें सुनने के बाद गुंजन की आंखों में 2 आंसू लुढ़क जाते हैं, जिन्हें पोंछकर वो खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगती है। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? देखो, ये मायके के आंसू मायके के साथ ही पीछे छोड़कर आने होते हैं। अब ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ तुम्हें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है, और नए जीवन की शुरुआत आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहट से की जाती है, समझी? सास की बात सुनकर गुंजन हाँ में गर्दन हिला देती है। नई बहू के स्वागत में गायत्री देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे घर में खूब चहल पहल थी। कुछ ही देर में गृह प्रवेश की सारी रस्में खत्म हुई और उसके बाद गुंजन अपने कमरे में पहुंच गई। क्या बात है गुंजन, देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर शादी की जरा भी खुशी नहीं दिखाई दे रही। ये मायका पीछे छूट जाने की तकलीफ है या कुछ और बात है? देखिए तुषार, अब आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हो, इसलिए आज पहले दिन ही मैं आपको सब कुछ एकदम साफ साफ बताना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता जैसा दिखाई दे रहा है ना, वैसा है नहीं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुषार, मैंने तुमसे शादी जरूर करी है, लेकिन सच बताऊं तो शादी पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। बस एक तरह से समझ लो, सामाजिक दबाव का फल है कि आज मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में हूँ। गुंजन, आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से शादी करना चाहती थी और तुम्हारे मम्मी पापा ने दबाव डालकर तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी? तुम्हारी बात कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले। बेटा गुंजन, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए हमारी इच्छा है कि जल्दी ही तुम शादी करके अपने ससुराल चली जाओ। क्यों मम्मी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही है? अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है और अभी तक मेरी एक भी सहेली की शादी नहीं हुई। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र ना हुई हो, और फिर तुम्हारी सहेलियों की और तुम्हारी परिस्थितियों में अंतर है, इसलिए किसी के साथ किसी का कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता ना बेटा। माँ, आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देखो बेटा, हम तुझे बहुत पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन सच बात यह है कि इस सच का सामना करने की ताकत हम दोनों के अंदर भी नहीं थी। लेकिन अब हमने सोचा है कि जो सच है उसे आखिर कोई कितने दिनों तक छिपा सकता है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। देखो बेटा, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पापा और मेरे बीच सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, और शायद तुम्हारे मन में भी बहुत बार ये सवाल आया होगा कि आखिर मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से नजरें क्यों चुराते रहते हैं। क्योंकि सच ये है कि हम एक छत के नीचे रह जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता बरसों पहले ही खत्म हो चुका है। सिर्फ तुम्हारी परवरिश अच्छी हो सके और तुम्हें दुनिया के तानों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हम दोनों आज तक एक साथ रह रहे थे। अब तुम बड़ी हो गई हो, रिश्तों को समझने की क्षमता आ गई है तुम्हारे अंदर, इसलिए हम तुम्हें ये सच्चाई बता रहे हैं। मैं और तुम्हारे पापा बहुत जल्द तलाक लेने वाले हैं। इस घुटन भरे रिश्ते में अब मैं और नहीं रह सकती, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमने तलाक लिया तो उसका सीधा सीधा असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कोई भी अच्छे घर का लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा, इसलिए हम दोनों की इच्छा यही है कि पहले हम तुम्हारी शादी करवा दे और उसके बाद हम तलाक ले, ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो। ये कैसी बात कर रहे हैं मम्मी पापा आप लोग? ऐसे कैसे आप लोग तलाक ले लेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता तो था कि आप दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप दोनों तलाक ले लेंगे ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी हैप्पी फैमिली को मत तोड़िए मम्मी पापा, मैं आप दोनों का अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। बेटा, जबरदस्ती के रिश्तों में बंद कर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। तुम्हारी खातिर पहले ही तुम्हारी माँ को काफी कुछ झेलना पड़ा है, इसलिए अब इस रिश्ते को और ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी माँ को मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम कोई अच्छा लड़का देखकर शादी के लिए हाँ बोल दो, ताकि तुम्हारा घर संसार बच जाए और उसके बाद हम भी अपने आगे के जीवन के बारे में कुछ सोच सके। हाँ बेटा, पापा को भी अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना है, और वैसे भी तुम्हें सुनकर थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन पापा ने शादी के बारे में फैसला कर लिया है। हमारे तलाक के बाद वो दूसरी शादी करने वाले हैं। अब जब बात हो ही रही है तो अपने बारे में भी बता दो ना।
शादी सिर्फ मैं नहीं करूंगा बेटा, तुम्हारी माँ भी दूसरी शादी करने वाली है। तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने पार्टनर से भी मिलवा सकते हैं। मम्मी पापा की बात सुनकर तो गुंजन का सर घूमने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ जो वो अपनी आंखों से देख और कानों से सुन रही है वो सच भी हो सकता है। हर बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा दुनिया के सबसे बेस्ट कपल होते हैं। किसी भी बच्चे के लिए ये सुनना और उस पर विश्वास करना कि उनके मम्मी पापा एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते बहुत कठिन होता है। अब आप दोनों ने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है, तो सीधा सीधा बताइए कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। यही चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं ताकि आप लोगों के रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए। ठीक है, मम्मी पापा आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी वजह से ही आप लोग इतने सालों से इस रिश्ते में बंद कर रह रहे थे ना, तो आज आप दोनों का ये एहसान मैं उतार देती हूँ। वैसे तो मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए आप जिस भी लड़के को लेकर आएंगे मैं आंख बंद करके उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। बेटा तू हमें गलत समझ रही है, हम तेरे दुश्मन नहीं है। गलत तो मैं आज तक समझ रही थी माँ, अब जाकर सब कुछ सही सही समझ में आया है। इतना कहकर गुंजन वहां से उठकर चली जाती है। बच्ची है, सदमा लगा है उसे, 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। मैंने 1-2 जगह अच्छे रिश्ते देखे हैं, जैसे उधर से कोई जवाब आता है मैं खुद गुंजन से बात करूंगा। और इस तरह गुंजन ना चाहते हुए भी तुषार के साथ शादी के रिश्ते में बंध जाती है। इसका मतलब तुमने सिर्फ अपने मम्मी पापा का तलाक करवाने के लिए मुझसे शादी की? मेरी तो इन सब में कोई गलती नहीं थी ना। मेरी लाइफ खराब करने का कारण जान सकता हूं मैं? तुम्हारा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे बहुत से सपने जुड़े थे इस रिश्ते से। अपने मम्मी पापा के साथ रिश्ता निभाने में तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है गुंजन। इतना कहकर तुषार उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह, बेटा वैसे तो ये तुम दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है, मुझे कहने में काफी संकोच हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कल रात को तुम अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में सो रहे थे। कोई परेशानी है क्या बेटा? देखो बेटा, नए नए रिश्ते की नींव ना बड़ी नाजुक होती है, गलत फहमियों को बीच में मत आने देना। माँ की बात सुनकर तुषार बहुत भावुक हो जाता है। मैं क्या करूं माँ, मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? गुंजन इस शादी से खुश नहीं है। वो तो शादी नाम के रिश्ते में भरोसा ही नहीं करती। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अपने माँ बाप को खुद की जिम्मेदारी से मुक्त कर सके। उसके मम्मी पापा का तलाक होने वाला है और इसीलिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए ताकि वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ शादी कर सके। तुषार की बात सुनकर तुषार की माँ के पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। नहीं बेटा, इतनी जल्दी रिश्तों से हाथ पीछे नहीं खींचते। तू मेरा बेटा है, तुझे साबित करके दिखाना होगा कि रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि यूं ही टूट जाए। एक आखिरी कोशिश करके देखो तुम दोनों। और पहले गुंजन अकेली थी, अब तुम उसकी ताकत हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों गुंजन के घर जाओ और वहां जाकर उसके मम्मी पापा के बीच आखिर क्या परेशानी है उसे समझो। कोशिश करो कि उनके बीच का तलाक रुक जाए। माँ की बात सुनकर तुषार के मन में एक उम्मीद बन जाती है और फिर तुषार और गुंजन उसके मायके पहुंच जाते हैं। तुषार और गुंजन को यूं अचानक अपने घर आया देख गुंजन के मम्मी और पापा काफी हड़बड़ा जाते हैं और उनके सामने एक अच्छे पति पत्नी होने का झूठा नाटक करने लगते हैं। अरे भाग्यवान, दामाद जी को आज अपने हाथ का स्पेशल मटर पनीर बनाकर खिलाओ। बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे जब हम तुम्हें देखने आए थे तब तुमने बनाकर खिलाई थी। अरे दामाद जी क्या बताएं, इस मटर पनीर के चक्कर में फंस गया हूं और तुम्हारी सासू माँ से शादी हो गई। इतना सुनकर तुषार और गुंजन हंसने लगते हैं। रहने दीजिए, आप फंस गए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने बड़े डोरे डाले थे आपके ऊपर। दामाजी जब ये मुझे देखने के लिए आए थे ना, मैं तो उनके सामने भी नहीं आई थी। हमारे जमाने में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके थोड़ी ना शादी करते थे। मेरे पापा ने कहा इस लड़के से शादी करनी है, बस चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई। तुषार महसूस कर रहा था कि दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते समय काफी खुश नजर आ रहे थे। गुंजन, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे सामने अच्छे पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं। नाटक में ही सही, लेकिन देखो एक एक यादें ताजा है मम्मी और पापा के जहन में एक दूसरे की। छोटी से छोटी बात उनके मन में एक मीठी याद बनकर दबी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो नाटक का एहसास उनके चेहरे पर जरूर दिखाई देता। अगले दिन तुषार अपनी सास से अकेले में मिलता है। मम्मी जी, आप इतनी अच्छी इंसान हैं। आप पर मुझे गर्व है कि आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार और समझ के साथ बड़ा किया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके और पापा के रिश्ते इतने कमजोर हो गए?
न जाने क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप किसी और से शादी करना चाहती हैं। आपके जैसी अच्छी औरत के बारे में इस तरह की बात ही मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, कुछ बातों पर अपना बस नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि मैं गुंजन के पापा के साथ रहना नहीं चाहती थी, या शुरू से मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा थी कि मुझे उनसे अलग ही होना है, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। और फिर जब गुंजन के पापा जीवन में आगे बढ़ गए तो मैं कब तक लकीर की फकीर बनकर वहीं पर बैठकर अपना सर पीटती रहती। मैंने भी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ठीक है मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो आपको बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुले दिल से आपके रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। कल हम तीनों डिनर पर चलेंगे। आप उन्हें भी वहीं बुला लीजिए जिससे आप शादी करने वाली हैं। गुंजन और मैं भी उनसे मिलेंगे और फिर वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनने वाले हैं। हमारा पूरा अधिकार है ना कि हम कम से कम उनसे मिलकर बातचीत तो करें। दामाद की बात सुनकर गुंजन की माँ विशाखा थोड़ी घबरा जाती है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, कल वो हमें वहीं होटल में मिल जाएंगे। अगले दिन गुंजन, तुषार, विशाखा होटल में जाकर लंच करने लगते हैं। कुछ देर बाद, मम्मी जी, अपने अंकल जी को मैसेज नहीं दिया था कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं? वो अभी तक आए नहीं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, वो थोड़ा बिजी है तो आ नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप एक बार फोन पर ही बात करवा दीजिए। तुषार की इतना कहते ही विशाखा के चेहरे का रंग उठ जाता है। क्या बात है मम्मी जी, कुछ परेशानी है क्या? मैं आपके बेटे जैसा हूँ, जो भी बात है आप खुलकर मुझसे कह सकती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे और गुंजन के रिश्ते पर आपकी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सारी उम्र उसका साथ निभाऊंगा। दामाद की इतनी प्यारी बातें सुनने के बाद विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। मैं नहीं बात करा सकती तुम्हारी, ना ही तुम्हें मिलवा सकती हूँ उनसे, क्योंकि सच ये है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे पापा जी के अलावा आज तक कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है। मैं आज भी छुप छुप के उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान अभिषेक थे और वही रहेंगे। मम्मी, ये क्या कह रही हो आप? अगर आप पापा से इतना प्यार करती हो तो क्यों तलाक लेना चाहती हो उनसे? ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? बेटा, ये बात मैंने सारी उम्र तुमसे छुपा कर रखी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पापा की छवि तुम्हारी नजरों में खराब हो। बस इसीलिए मैंने ही 2 कदम आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं, ताकि तुम्हारे पापा को इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके। मम्मी, अब आप खुलकर मुझे पूरी बात बताइए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। 15 साल पहले की बात है बेटा, तुम उस समय 8 साल की थी। तुम्हारे पापा अक्सर ऑफिशियल टूर बताकर कई दिनों के लिए दूसरे सिटी में जाया करते थे। तुम्हारे पापा की जॉब ही ऐसी थी, इसलिए मैंने कभी उनके ऊपर कोई शक नहीं किया। बल्कि जब वे नहीं होते थे तो मैं घर की पूरी जिम्मेदारी से घर संभालती, उनके लौटने का इंतजार करती। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तुम्हारे पापा उनके ऑफिस में काम करने वाली एक औरत के साथ होटल के अंदर जा रहे थे। मैं उस दिन तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकली थी। तुम्हारे पापा को अपने ही शहर में किसी और औरत के साथ होटल में जाते देख मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं उनके पीछे पीछे रिसेप्शन पर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम्हारे पापा वहां पर मैरिड कपल बनकर रुके हैं और उस औरत को उन्होंने अपनी पत्नी कहकर अपने साथ होटल में रखा है। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब तुम्हारे पापा घर आए तो मैंने उनसे उनके रिश्ते की सच्चाई पूछी, लेकिन तुम्हारे पापा कुछ जवाब नहीं दे पाए। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ सामान्य नहीं हो पाया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां बढ़ती गई। समय बीतने के साथ तुम्हारे पापा ने मुझसे बातें करना, मेरी पसंद नापसंद पूछना, हमारे स्पेशल डे साथ में मनाना सब बंद कर दिया। और मैंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारे पापा के जीवन से बहुत दूर जा चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त अलग हो जाना संभव नहीं था। मुझे तुम्हारा भविष्य भी देखना था, बस इसलिए हम दोनों साथ रहते रहे और हम दोनों के बीच में एक चुप्पी ने अपना घर बसा। माँ के मुंह से पूरी कहानी सुनने के बाद गुंजन के मन को बहुत गहरा धक्का लगा था। इसका मतलब पापा ने आपको चीट किया? मम्मी, पापा आपके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक बार भी आपके और मेरे बारे में नहीं सोचा और इतने सालों से वो हम दोनों को धोखे में रखते आए। मुझे तो अब पापा के बारे में सोचकर भी घिन आ रही है।
नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा है। तुम्हारे प्रति किसी भी फर्ज से वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पिता होने के सारे फर्ज निभाए हैं। हो सकता है मेरे प्यार में ही कुछ कमी थी, जो वो किसी और औरत की तरफ झुक गए। मैं इस बात को बहुत पीछे छोड़ आई हूं। तुम भी इसे दिल से मत लगाओ। अब जो है वो है। माँ की बात तो समझ में आ गई। अब एक बार पापा से भी खुलकर बात कर ली जाए तो समझ में आए आखिर वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। इतनी अच्छी पत्नी होते हुए किसी और औरत के साथ वो रिश्ते में जा भी कैसे सकते हैं। अगले दिन तुषार अपने ससुर को डिनर पर लेकर जाता है और उनसे भी उनकी होने वाली पत्नी को डिनर पर बुलाने के लिए कहता है। इस बार भी बिल्कुल वही घटना घटती है। तुषार के ससुर भी अपने साथ किसी औरत को लेकर नहीं आते। पापा जी सच सच बताइए, आपके जीवन में वाकई कोई है क्या, या आप सबके साथ कोई खेल खेल रहे हैं? दामाद के मुंह से सीधा सीधा प्रश्न सुनकर गुंजन के पापा थोड़े घबरा जाते हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा, पिछले 15 सालों से मेरे जीवन में कोई औरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ एक पल के लिए मेरे कदम भटक जरूर गए थे, लेकिन उस रोज जब गुंजन की माँ ने मुझे उर्मिला के साथ देखा, वो पल मैं अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं पाया। एक पतिव्रता औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर जो मैंने पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित मैं इस जन्म में कभी कर नहीं पाऊंगा। उर्मिला से तो मैंने उसी दिन नाता तोड़ दिया था। मैं आज तक उस दिन को कोसता हूँ जब एक पल भर के आकर्षण में मैं उसकी तरफ खिंच गया था। तुम्हारी माँ की वो नजर जीवन भर से मेरा पीछा कर रही है और मैं चाहकर भी उससे नजर नहीं मिला पाता, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैं उस लायक हूं ही नहीं कि विशाखा जैसी औरत का पति कहला सकूं। बस इसलिए मैंने विशाखा के ऊपर खुद को थोपना बंद कर दिया और डिसाइड किया कि तलाक लेकर उसे रिश्ते से आजाद कर देता हूं। सारी बातें जानने के बाद तुषार और गुंजन को समझ में आया कि वास्तव में गुंजन के माँ और पापा में से कोई भी एक दूसरे से तलाक लेना नहीं चाहता। दोनों सिर्फ एक दूसरे की भलाई के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए गुंजन और तुषार के समझाने पर विशाखा और गुंजन के पापा दोनों एक बार फिर से अपने रिश्ते को मौका देते हैं और इस तरह से गुंजन का मायका टूटने से बच जाता है। ये कहानी है एक ऐसी सास की जो एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर है और जिन्हें शक करने की बहुत बुरी बीमारी है। तो चलिए इस सास की कहानी को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सास के शक करने की आदत से उसके परिवार वालों को क्या क्या सहना पड़ता है। राजीव के पापा, कहाँ हैं आप? राजीव के पापा, लगता है फिर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने चले गए हैं। आने दो, खबर लेती हूँ इनकी। मीना गुस्से में अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठ जाती है। ये वो कुर्सी थी जिस पर उसके अलावा कोई और नहीं बैठता था। खैर, वो काफी गुस्से में थी और कुर्सी में बैठे बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए राजीव के पापा? हाँ, क्या हुआ? मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हाँ, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ थे आप? ज़रूर अपने दोस्त मोहन और अर्जुन के साथ होंगे। बिल्कुल सच कहा, आज मोहन का दूसरा पोता हुआ है तो इसीलिए उससे मिलने गया था। सोचा थोड़ा बधाई दे दूं। उससे बधाई देने गए थे या जुआ खेलने गए थे? मीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमको पता है ना मैंने जुआ खेलना 5 महीने पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपने जुआ खेलना फिर से शुरू कर दिया है? अरे मीना, मैं सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, सच क्या है वो तो अभी पता चल जाएगा। जरा मुझे अपने कुर्ते की जेब चेक करवाइए तो। ये कैसी बात कर रही हो मीना? तुम्हें अपने पति पर रत्ती पर भी विश्वास नहीं है? मुझे पता था तुम्हारी ये पुरानी आदत कभी नहीं जाएगी। बकवास मत करिए और जल्दी से अपनी पॉकेट चेक करवाइए। अरे मीना। और ये रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर सास अपने पति की तलाश लेने लगती है। अरे मीना, ये क्या कर रही हो? रुको तो। जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं और सुबह मैंने देखा था आप इसी पॉकेट में 500 की दोनों नोटें रख रहे थे, है ना? अरे लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर मार्केट भी तो गया था। वहाँ हमारे घर का पेंटर बिल्लू मिल गया था। बोलने लगा कि उसे 1000 की ज़रूरत है तो उसे दे दिए। उसका बेटा बीमार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तुम 1000 रुपये लेकर बाहर निकले और आज ही तुमसे किसी ने पैसे मांग लिए? इम्पॉसिबल। आपकी बातों पर मुझे 1% भी यकीन नहीं है। मिस्टर मंगलपाल, आप जल्दी से बताओ कि क्या आपने अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला था, हाँ या ना? जल्दी। अरे मीना, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई मुजरिम नहीं हूँ। तुम तो मुझसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो जैसे मैंने 100 करोड़ का घपला कर दिया हो।
जो काम आपने किया है वो किसी जुर्म से कम नहीं है। तभी वहां मीना का बेटा और बहू दोनों मार्केट से आ जाते हैं। माँ अब फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है, जब भी मैं किसी से कुछ पूछताछ कर रही हूं तुम लोगों को बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। माँ ये आपका घर है, आपका ऑफिस नहीं है। आप हम लोगों को ऐसे क्यों ट्रीट करती हैं? मॉम आप रिटायर्ड हो चुकी है, अब तो आप फ्री माइंड रहिए। वॉट डू यू मीन मैं रिटायर हो चुकी हूँ? मैं भले ही रिटायर्ड हो चुकी हूँ लेकिन मैं अभी भी उतनी ही समझदार और जिम्मेदार हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें बस बाहर घूमना पसंद है और बाहर का खाना पसंद है। माँ खामोश। देख रही हूँ राजीव, आजकल तुमको ज्यादा ही बोलने लगे हो। अच्छा, तुम अपने पिताजी की इतनी साइड ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जुआ खेलने लगे हो? माँ अब आप मुझ पर भी शक करने लगी। मुझे तो तुझ पर वैसे भी बहुत सारी बातों को लेकर शक होता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। मुझे पता है कि तूने 3000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो भी मुझसे छुपाकर। और तूने मुझे ये बात बताई भी नहीं। लेकिन तुझे क्या लगा कि तेरी माँ को ये बात पता नहीं चल पाएगी? बेटा ये मत भूल, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर रही थी। किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना खर्च करता है और कहाँ कहाँ खर्च करता है, इस सब की खबर है मुझे। हाँ आपका वो चमचा राजेश ही बताता होगा ना आपको सब कुछ। अच्छा, वैसे तो मुझे पहले सिर्फ शक था कि तूने कहीं पर ज़मीन खरीदी है, लेकिन देख मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तूने ही ये बात एक्सेप्ट कर ली। माँ अगर आपका शक सही निकला है तो ठीक है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से वो ज़मीन खरीदी है क्योंकि मैं रिटायर होने के बाद वहाँ जिम खोलना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या कानून की नज़र से ये कोई जुर्म है? और वैसे भी मुझे पता था कि आप मुझ पर शक करने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। हाँ हाँ ठीक है मत बता। खैर, इसी शाम मीना देवी को उसकी बेटी का कॉल आता है। हेलो मधुरी माँ, क्या बात है, इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई? हाँ वो माँ, इनके घर में ना किसी का कोई फंक्शन था तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। किसी का कोई फंक्शन? ये क्या होता है? ज़रा साफ साफ बताओ, कौन सा फंक्शन, किसका फंक्शन? तुझे पता है ना मुझे साफ बातें पसंद है। अरे माँ, उनकी दूर की चाची है ना, उनकी बहू है, उनको लड़का हुआ है तो उसी का मुंडन था। हाँ तो ऐसे बोलना। मुझे लगा पता नहीं मेरी बेटी मुझसे क्या छुपा रही है। नहीं माँ, मैं आपसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगी। तेरी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव हो रही है ना, उसे सुनकर तो मुझे लग रहा है कि पक्का तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। चलो बता दो क्या बात है। अब कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे पति ने फैंटोस कंपनी में 50 लाख का इन्वेस्ट किया है ना, यही बात छुपा रही है तू मुझसे? अम्बो माँ। वो क्या कर रही है, बोल ना। तू तो कह रही थी तेरे पति का बहुत सारा पैसा डूब गया है, तो ये पैसा कहाँ से आया उसके पास? अरे माँ, उन्होंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उसमें उनका नुकसान तो हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, उसने कहीं कुआं खोद के रखा है क्या जहाँ से पैसे निकल रहे हैं? अरे माँ आप ज़्यादा मत बोलो, इसीलिए कोई भी बात आपको बताने का मन ही नहीं करता। आपकी आदत है बाल की खाल निकालना। सोचा कि चलो मम्मी से बहुत दिनों से बात नहीं की तो बात कर लेती हूँ, लेकिन आपसे तो बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाता है। हाँ सही बात पूछ रही हूँ तो मिर्ची लग रही है, बिल्कुल अपने भाई की तरह है तू। अरे बताती क्यों नहीं कि तेरे पति के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मम्मी ये मत भूलिए कि मेरे पति की तनख्वाह 1,30,000 रुपये महीने है, इसलिए उनके पास बहुत पैसे हैं। भले ही उनके बिजनेस में उन्हें पहले नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने सब रिकवर कर लिया है अपनी सेविंग से। अब से ना मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मीना देवी गुस्से में अपनी बेटी का कॉल काट देती। 3 दिन बाद आ गए घूम के? हाँ मॉम, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया, लेकिन तूने तो मुझे दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया, अब क्या पूछ रहा है? अरे माँ सॉरी, गलती हो गई। आजकल के बच्चों का सही है, बस सॉरी बोल दो और सारी बातों को भूल जाओ। और ये बैग नया लिया है? हाँ माँ जी, देखिए ना कितना अच्छा बैग है। आपको भी चाहिए क्या ऐसा? आप कभी कभी जब घूमने जाते हो ना तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ना इसमें कितने अच्छे पॉकेट। हाँ ठीक है, मुझे इस बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इस बैग के अंदर रखी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? वही तो माँ जी, ये तो बस एक नॉर्मल सा बैग है जो हमने अभी खरीदा है, वो भी सिर्फ 700 रुपये का। अब ज़्यादा मत बोलो, मुझे ये बैग चेक करने दो। माँ अगर इस बैग में कुछ नहीं है तो इतना चिढ़ क्यों रहा है?
मुझे पता है जिस मार्केट में तुम दोनों गए थे ना, वहां पर क्या क्या होता है। उस मार्केट के पीछे एक बड़ा मैदान है जहां पर मैंने कई लोगों को रिश्वत लेते हुए देखा है। मुझे शक है कि तुम भी किसी से रिश्वत लेकर आए हो। तुम पुलिस ऑफिसर होकर ये कैसे कर सकते हो? माँ, राजीव की माँ मीना देवी जबरदस्ती उस बैग को चेक करने लगती है। इस बैग में तो कुछ नहीं है। कहाँ है पैसे बताओ। माँ, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। राजीव, तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी माँ को धमकी देगा? अगर तेरी माँ थोड़ी बहुत पूछताछ कर ले रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी, यही बड़ी बात है। आपको अपने बेटे पर तो विश्वास होना चाहिए। ये एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। आप इन पर इतने बड़े बड़े इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अरे इन्हें तो कोई महंगी गिफ्ट भी देता है ना तो ये मना कर देते हैं, तो ये रिश्वत कैसे लेंगे? तुम दोनों एक जैसे हो। और राजीव, आज तूने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। मीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहां राजीव को अपनी माँ के लिए बुरा लगता है। इसके 5 दिन बाद माँ जी, विनय अंकल और अजित अंकल आए हैं अपनी पत्नियों के साथ। हाँ, तुम जरा उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैं अभी आती हूँ। जी माँ जी। इसके बाद हिमानी चली जाती है और अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने लगती है। पता नहीं माँ जी कि इन दोस्तों का यहाँ आना कब बंद होगा। दिन भर कोई ना कोई आता ही रहता है। घर में कोई नौकरानी ना हो तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और इन सभी की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी सस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो यहाँ। थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह तैयार हो जाता है। बिंदु चलो। हिमानी अपनी नौकरानी बिंदु के साथ नाश्ता लेकर हॉल में आती है। अरे मीना, वो जो मिस्टर अनिल का केस नहीं था, उस केस को सॉल्व करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया सच में। हाँ यार, मुझे भी। अरे वो बड़ा आदमी था इसलिए बहुत बन रहा था। अरे हम लोगों ने अपनी सख्ती क्या दिखाई, वो तो सब कुछ अपने आप ही उगलने लगा। मैंने कहा, ये देख पेपर्स, ये पेपर्स तेरी करतूतों को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। सच कहा तुमने। और सभी लोग ठहाके मार मार कर हंसते हैं। मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे हम तो दूसरी दुनिया में आ गए। हाँ बिंदु, धीरे बोल। अगर तेरी मालकिन ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ मैडम। तभी अगले दिन घर में कुछ इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं और मीना देवी के पति मंगलपाल को अरेस्ट कर लेते हैं। तब से पूछ रहा हूँ, आखिर मैंने किया क्या है? आपने महेशगंज में जो घर लिया था, वो घर आपने ब्लैक मनी से लिया था। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हाँ, मेरे पापा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। और मीना देवी के पति को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाया जाता है। वहीं मीना खुद बताती है कि ये सब उसी ने किया है। यकीन नहीं होता माँ कि आप अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हैं। देखिए, आपको अपनी गलती का बहुत पछतावा होगा। राजीव अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं मीना देवी को भी बुरा लगता है। राजीव सही कहता है, मुझे ये आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन तक तो मीना सही से रहती है। वो पूरा कंट्रोल करती है कि वो किसी से कोई पूछताछ ना करे। लेकिन ये सास तो आदत से मजबूर थी। भला उसकी ये आदत अभी जल्दी कहाँ छूटने वाली थी। इसी बीच उसका पति वापस आ गया। तभी एक दिन डोरबेल बजती है। मीना जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। अरे हर्ष बेटा, तू आ गया इंग्लैंड से? लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, इतने सालों बाद आ रहा है तू। अरे माँ, आपको तो पता है वहाँ पर कितना काम होता है, और मेरा तो काम ही ऐसा है कि दिन भर लगे रहना पड़ता है। सॉरी माँ। चल कोई बात नहीं। आइए आइए देवर जी, आइए देवरानी जी। दोनों अंदर आते हैं। अगले दिन मीना देवी को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। ये देवकी का चचेरा भाई गौरव किसी घोटाले में पकड़ा गया था, तो हो सकता है ये भी भारत में कुछ घोटाला करने वाली हो। ज़रा इसका सामान चेक करती हूँ। और मीना अपनी छोटी बहू का सारा सामान खोल खोल कर बड़े ध्यान से देखने लगती है। उसे अपनी बहू के बैग में कुछ नहीं मिलता और तब वो अपने बेटे का भी बैग पूरा खोज डालती है। अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है बाद में मुझे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तभी रात के समय, माँ, आपने मेरा और देवकी का बैग खोला था? अब नहीं तो? आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा कि आप सच बोल रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी के चचेरे भाई के ऊपर शक है। वो तो बदमाश था ना। माँ, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी उसका देवकी से क्या लेना देना?
उसकी लाइफ अलग है, मेरी पति की लाइफ अलग है। हाँ हाँ ठीक है, अब रात हो रही है, सो जाओ और मुझे भी सोने दो, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मीना देवी अपने बेटे की बात सुने बगैर चुपचाप सो जाती है। 3 दिन बाद ये देवकी अपने उसी भाई के साथ बात कर रही है क्या? ये बोलते हुए मीना कमरे के अंदर घुस जाती है। माँ जी आप? हाँ मैं। तुम अपने चचेरे भाई गौरव से बात कर रही हो? क्यों? और माँ जी आप अंदर ऐसे कैसे आ सकती हैं? ये मेरा घर है, क्या मैं बिना बताए अंदर नहीं आ सकती? माँ आप आ सकती हो, लेकिन फिर भी सबकी प्राइवेसी तो होती है ना। तू अपनी पत्नी के साइड लेना बंद कर दे। मुझे पता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ करने की फिराक में है। माँ जी कल आपने हमारा सारा सामान खोल खोल कर देखा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ तो बोलो। माँ जी आपकी शक करने की आदत आप छोड़ दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना बुढ़ापा अकेले ही काटना पड़े। हाँ हाँ मुझे पता है कि तू यही चाहती है, इसीलिए तो तू मेरे बेटे को लेकर विदेश में बैठी हुई थी ना। मुझे तो तू पहले से पसंद नहीं है। अरे तेरा खानदान ही ऐसा है। माँ कोई बात नहीं हर्ष, सासू माँ को जो बोलना है बोलने दीजिए, मुझे इनकी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ माँ जी मैं आपसे नहीं डरती। चलिए हर्ष खाना खाने का टाइम हो गया है। देवकी अपने पति को लेकर अपने कमरे से निकल जाती है। इस बात को करीब 4-5 दिन बीत जाते हैं। वहीं मीना देवी अभी भी अपने बच्चों से गुस्सा थी। हर्ष को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से माफ़ी भी मांग लेता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर सासू माँ के साथ होता है। माँ देवर जी परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसी रात माँ आप ऐसे नाराज मत होइए ना। अरे आप भी तो पता नहीं कितना शक करती है हम लोगों पर। चल कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, तू दिन में अपने दोस्त से कॉल पर बोल रहा था कि तू अपने दोस्त बॉबी के साथ कोई बिजनेस खोलने वाला है? हाँ माँ क्यों? देख बेटा, ठीक है पार्टनरशिप कर ले उसके साथ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़का गलत है या गड़बड़ है, बट फिर भी। माँ आप ना बात को उलझाइए मत, साफ साफ कहिए। अरे वो बॉबी के पिताजी के ऊपर मुझे शक है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ब्लैक है। माँ अब फिर से वही सब बोलने लगी। मेरी बात सुननी है तो सुन, वरना जा। हर्ष गुस्से में चला जाता है। अगले दिन माँ जी कल रात आप फिर से मेरे कमरे में आई थी ना? नहीं तो? झूठ मत बोलिए, मैं उस समय जगी थी और आपको ही देख रही थी। हाँ तो ये माँ जी कि मेरे बैग से 13 लाख रुपए का चेक गायब है। मुझे पूरा शक है कि वो आप ही के पास होगा। तू मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाएगी? अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो तो ये मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है। माँ देवकी शायद सही कह रही होगी। हाँ माँ। और रही तो क्या? अरे माँ देवकी को उसका चेक लौटा दो। माँ जल्दी कीजिए। ये मेरा चेक ऐसे नहीं लौटाएंगी, इन्हें तो जेल भिजवाना होगा। हाँ माँ, अगर आपने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मजबूरन आपको थाने ले जाना होगा। अरे पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मीना देवी सबसे बार बार यही बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था और मीना देवी बहुत डर जाती है। देखिए मैंने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। माँ जी हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे ताकि आपको पता लगे कि जब खुद पर इल्ज़ाम लगता है तो कैसा लगता है। अब समझ में आया तुम्हें? सब मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।